हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी बाय मैप। हम मानचित्र की सहायता से भारत के भूगोल को समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हम केवल मैपिंग को एनिमेशन की सहायता से इस तरीके से दर्शाना चाहेंगे कि न केवल आपके मस्तिष्क में एक स्थायी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी बने, बल्कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी बेसिक बातें सीखने को मिल सके। यह मैपिंग और एनिमेशन का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के विषय में मूलभूत जानकारी। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत से जुड़े हुए सभी तथ्य, जिसमें हम मैप को एक बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए आपको ये टॉपिक क्लास के साथ ही याद कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहली बात, अगर हम विश्व में भारत की स्थिति को देखें तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप में यह दक्षिण एशिया के हिस्से में आता है। लेकिन यदि हम पूरे के पूरे ग्लोब की बात करें तो पूरे ग्लोब में यह हमें उत्तर पूर्वी ग्लोब में मिलता है। इसको हम नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी कहते हैं। वैसे तो भारत भौगोलिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में आता है, लेकिन आर्थिक विकास में उत्तर के जो देश है वो ज्यादा विकसित माने जाते हैं, और इस आर्थिक विकास के रूप में भारत को हम दक्षिण का देश कह देते हैं, क्योंकि वहां भौगोलिक लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, विकास के आधार पर यह शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो भारत भौगोलिक रूप में उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण एशिया में है, एशिया महाद्वीप का देश है, और इसकी जो लोकेशन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आती है। यदि हम भारत की चर्चाओं में शुरुआत करें इसके अक्षांश और देशांतर की, तो अक्षांश मतलब क्षैतिज लाइनें जो पूरी पृथ्वी पर काल्पनिक रूप में बनाई गई हैं। 8 डिग्री 4 मिनट, इसे आप 8.4 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मिलता है, और इसका जो देशांतर है वो पूर्वी देशांतर है, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में मिलता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। मतलब भारत आकृति में लगभग चतुष्फलकीय रूप में दिखता है। भारत के बिल्कुल लगभग मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो यह 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा लगभग मध्य में से गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में। कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। लेकिन वास्तविक रूप में भारत में जो हिमालय है वो जलवायु को बांटता है। हिमालय की उपस्थिति के कारण कर्क रेखा के होने के बावजूद भी हमारे उत्तरी इस भाग की स्थिति उपोष्ण कटिबंध होने के बावजूद भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहां पर मिलती है। यदि हम भारत के लंबाई की बात करें, मतलब आप कन्याकुमारी से लेकर ऊपर लद्दाख के क्षेत्र तक की बात करें, तो इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। इसे याद रखना बड़ा आसान है। 1 2 3 और फिर
4 सबसे पीछे लिख दिया जाता है तो 3214 किलोमीटर उसकी ऊपर से नीचे की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुना 3 9 करना है, और क्योंकि 3 2 बार लिखा इसलिए 2 लिख दीजिए तो 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वी बिंदु किबुथी के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में गोहर माथा के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होता है। भारत के लगभग मध्य में से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 5 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे याद रखने के लिए ट्रिक्स लगाते हैं ओ मूच। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि कर्क रेखा को अगर आपको याद करना है तो मित्र पर गमछा झार, ये एक सेंटेंस में याद किया जाता है 8 राज्यों को। अब क्योंकि भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बिल्कुल मध्य से गुजरता है, इसे हम भारत का मानक समय मानते हैं। मतलब पूरे देश में इस लाइन पर सूर्य की स्थिति को ही पूरे देश में सूर्य की स्थिति मान ली जाती है, जो कि विश्व के मानक समय से, ग्रीनविच समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। जब आप मोबाइल में कभी टाइम सेट करते होंगे तो आप +5:30 लिखते होंगे या वहां पर दिया जाता होगा। मतलब हम विश्व की जो ग्रीनविच टाइम लाइन है उस पर सूर्य की स्थिति जो भी होगी उससे 5.5 घंटे आगे की स्थिति में रहते हैं। अगर भारत के राज्यों की हम बात करें तो भारत में राज्य से पहले कुछ और आंकड़ों पर गौर करते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जियोग्राफिकल एरिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये एरिया है भारत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई के रूप में। ये दुनिया का लगभग 2.43% भूभाग कवर करता है, दुनिया का मात्र 3.25% एरिया लगभग। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर हम फिर भी दुनिया के 7वें बड़े देश हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दुनिया के 6 बड़े देश और भारत 7वें नंबर का बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का 2011 की जनगणना के आधार पर 17.5% हिस्सा भारत में रहता है। आधिकारिक रूप में अभी भारत विश्व की दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर, चीन के बाद आधिकारिक रूप में। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अगर हम अनऑफिशियल आंकड़ों की बात करें तो कोरोना महामारी के बाद 2022 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य, सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला स्टेट गुजरात है। लगभग 1215 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। और भारत में सबसे कम जलीय सीमा, समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा है, लगभग 101 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश ऑब्वियसली अंडमान और निकोबार रहेगा। 1962 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। और सबसे कम लंबी जलीय सीमा या समुद्री सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, दमन दीव
दादर नगर हवेली है। वैसे तो पुदुचेरी या फिर हम कह सकते हैं चंडीगढ़, जहां तो कुछ होता ही नहीं है समुद्री सीमा, लेकिन अगर जहां समुद्री सीमा हो तो सबसे छोटे में दमन दीव दादर नगर हवेली रहेगा। भारत की जो समुद्री सीमा को छूने वाले राज्य, मतलब जो कभी जिनकी कुछ भूमि जमीन पानी इसके साथ जुड़ी हुई है, हिंद महासागर के साथ जुड़ी है, ऐसे अगर हम राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। भारत की समुद्री सीमा पर मिलने वाले राज्य है ये। भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको हम कहेंगे कि माउंटेन रीजन जो है, वो पूरे भारत के 10.7 क्षेत्रफल में फैला है। इसमें हम कहेंगे कि पश्चिमी घाट से लेकर हिमालय वाला पूरा भाग आएगा। फिर भारत में मिलने वाली पहाड़ियां जो कि थोड़ी कम ऊंची होती है, ये पूरे भारत के भूभाग का 18.6% भाग बनाती है। भारत में जो प्लेटू वाला रीजन है, पठारी क्षेत्र है, वो 27.7% भाग में मिलता है। और वही मैदानी क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा भाग है, वो 43.0% भूभाग पर मिलता है। मतलब यदि हम क्रम वाइज करें तो सबसे ज्यादा भूभाग मैदानी है, फिर पठारीय है, फिर पहाड़ी है और फिर पर्वतीय क्षेत्र के रूप में बातचीत होती है। यदि भारत की हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले भारत में हम एक काल्पनिक समुद्र के लिए एक आधार रेखा बना लेते हैं, जिसको बेसलाइन या आधार रेखा कहते हैं, जो टेढ़े मेढ़े समुद्री तट को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन होती है। यहां से हम गिनती शुरू करते हैं कि समुद्र में भारत की कितनी हिस्सेदारी है। इसमें सबसे पहले आता है इंटरनल वाटर, जो भारत की वास्तविक स्थलीय भाग है, मतलब जो भारत का वास्तविक टेढ़ा मेढ़ा समुद्र में स्थलीय भाग होगा, और जो आधार लाइन है उसके बीच के जल को इंटरनल वाटर कहते हैं। इस पर पूरी तरह से भारत की हिस्सेदारी या भारत का राष्ट्र की संप्रभुता होती है। यह पूरी तरह से भारत के नियंत्रण का भाग माना जाता है। फिर उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, समुद्री मील जिसे हम कहते हैं, वहां तक के क्षेत्र को भारत का टेरिटोरियल एरिया कहा जाता है। यहां पर भी भारत का ही एक तरीके से पूर्ण नियंत्रण माना जाता है। भारत की नौसेना यहीं पर मिलती है। भारत का नौसैनिक अभ्यास या नौसेना परमानेंट हमें यहीं पर प्राप्त होती है। लेकिन इसके बाद अगर हम बेस लाइन से पुनः शुरू करें तो 24 नॉटिकल माइल तक हमें कंटीजियस जोन मिलता है, जिसे संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। यहां पर हम एक तरीके से गश्त लगा सकते हैं और हमारी पेट्रोलिंग जो करने वाली नौसेना होती है समुद्र में, वो यहां पर हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है। फिर है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि भारत की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक आता है। यह वो क्षेत्र होता है जहां पर आर्थिक मिलने वाले संसाधन पर पहला अधिकार भारत का होता है। इसे आप मैप में देख सकते हैं, जो एक डिजाइन दी गई है। अंडमान निकोबार के पास बहुत एक्स्ट्रा हमें चीजें मिल जाती हैं, लक्षद्वीप के पास हमें एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं, लेकिन श्रीलंका के और भारत के बीच में दोनों देशों के समझौते के आधार पर उस लाइन का डिसीजन लिया जाता है। वो अधिकतम भारत के लिए 200 नॉटिकल माइल तक है। और उसके बाद शुरू हो जाता है हाई सीज या ओपन सी, जहां पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण भारत या किसी राष्ट्र का नहीं होता। याद रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल तक हवाई जहाज अगर ऊपर की ओर उड़ाना है, वो भले ही समुद्री भाग है, लेकिन भारत की अनुमति के बगैर आप नहीं उड़ा सकते। तो ये वो क्षेत्र है समुद्री भूभाग या समुद्री भाग जो कि भारत के नियंत्रण में माना जाता है। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी, जिसे डायरेक्टली केंद्र की सरकार वहां के सारे निर्णय लेती है प्रत्यक्ष रूप से। वैसे केंद्र की सरकार पूरे देश के निर्णय लेती है, लेकिन राज्यों में उसका जो संविधान के अनुसार अधिकार है उन्हीं जगह पर निर्णय लेती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में उसे पूर्ण रूप से सभी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक या पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदला गया। साथ ही साथ 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के रूप में मान्यता दी गई। यदि हम भारत के राज्यों को देखें तो 28 राज्य हम ऊपर से नीचे की ओर समझते चलेंगे। भारत का अब सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, जिसकी राजधानी शिमला है। फिर हम भारत के राज्यों को याद करने के लिए 2 शाखाओं में बांट देते हैं। एक भारत के हिमाचल प्रदेश के दाईं ओर और एक हिमाचल प्रदेश के बाईं ओर। हिमाचल प्रदेश के दाईं ओर पहला राज्य आएगा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। फिर नीचे की ओर एक बड़ा राज्य आएगा उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। फिर पुनः दाईं ओर जाएंगे तो बिहार, जिसकी सीमाएं नेपाल से मिलती है, राजधानी पटना है। उससे नीचे झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। बिहार और झारखंड के दाईं ओर पश्चिम बंगाल, जो कि कोलकाता राजधानी के साथ भारत में पूर्व की ओर स्थित है, लेकिन पश्चिम बंगाल इसका नाम है क्योंकि यह एक जमाने में जब बांग्लादेश का विभाजन 1905 में बांग्ला का प्रदेश का विभाजन अंग्रेजों ने किया था, उस समय से यह नामकरण रखा गया है। इसके ठीक नीचे हमें उड़ीसा राज्य मिलेगा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अब हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बाईं ओर मिलने वाले राज्य। सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा और दोनों की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के ठीक छोटे से भाग में नीचे की ओर आपको दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश दिखेगा। फिर नीचे आएंगे तो राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। राजस्थान में नीचे की बात करेंगे तो गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। उसके दाईं ओर मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के दाईं ओर नीचे छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नीचे महाराष्ट्र राज्य मिलेगा, जिसकी राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के ठीक नीचे छोटा सा राज्य है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी। महाराष्ट्र के दाईं ओर तेलंगाना नया राज्य निर्मित किया गया है आंध्र प्रदेश से विभाजन के बाद, जिसकी राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के बाईं ओर कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के ठीक नीचे केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के दाईं ओर तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। अगर हम बात करें तो यह भारत के ऊपर से नीचे में मिलने वाले राज्य हैं। अब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की हम चर्चाएं करते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में सबसे ऊपर सिक्किम राज्य में मिलता है, जिसकी राजधानी गंगटोक है। फिर सिक्किम के बाद अगर हम दाईं ओर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर की ओर मिलने वाला राज्य है, जो ईटानगर की राजधानी के साथ स्थित है। फिर असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के नीचे मेघालय की राजधानी शिलोंग है। फिर सबसे पूर्वी भाग में सबसे ऊपर नागालैंड, नमामि, ये शब्द याद रखना, नमामि, नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। फिर मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल।
नीचे मिजोरम जिसकी राजधानी ऐजॉल, और सबसे नीचे मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है। मिजोरम के बाईं ओर एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ती हैं। अगरतला उसकी राजधानी है। तो ये हैं भारत के 28 राज्य। अब हम बात करते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सबसे उत्तर से अगर हम शुरुआत करें तो पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि लेह की राजधानी के साथ स्थित। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी, कॉमन राजधानी होने के कारण चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश। फिर दिल्ली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऊपर है कर्क रेखा के, 4 केंद्र शासित प्रदेश नीचे हैं। दादर नगर हवेली दमन दीव, फिर पदुचेरी जो कि कई अलग अलग हिस्सों में है, जहां पर कहीं न कहीं पुर्तगीज लोग, फ्रांसीसी लोगों की आबादी ज्यादा मिलती है। फिर लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सागर में मिलने वाले द्वीप है, भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी कावारत्ती। और अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय भाग है। भारत की कुल 15,106.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो वह अपने पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। साथ ही साथ भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे हम समुद्री सीमा रेखा कहते हैं। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीपीय समुद्री सीमा रेखा भी शामिल है। अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा वह बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत जो सीमा साझा करता है उसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। यदि हम बात करें वे राज्य जो भारत के राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तब पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। फिर मेघालय, त्रिपुरा को अगर आप देखेंगे तो यह भी सीमा साझा करता है। और फिर मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक छोटा सा हिस्सा असम के साथ भी रहता है। चीन जिसके साथ भारत की जो सीमा साझा होती है वह 3,488 किलोमीटर 3488, जिसमें हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सबसे ऊपर लद्दाख। फिर चीन के साथ हमारे जो 5 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश सहित वह सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ भारत की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें सबसे पहले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा साझा होती है 3,323 किलोमीटर, जिसमें हम अगर बात करें तो जम्मू, सबसे ऊपर की ओर बात करें तो लद्दाख, फिर जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दोनों, फिर पंजाब और राजस्थान के साथ गुजरात। ये वो राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारत के मिलने वाले राज्य कहलाएंगे। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्य आते हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा होती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य की सीमाएं म्यांमार से जुड़ती है। फिर भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या भारत का वर्तमान लद्दाख वो वाला क्षेत्र सीमा साझा करता है। इस प्रकार से कुल 15,106.7 किलोमीटर की सीमा, स्थलीय सीमा इन देशों के साथ भारत साझा करता है। कुल 7 भारत के पड़ोसी देश हम मानते हैं। यहां पर कुछ विशेष पॉइंट के रूप में अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ लाइन याद रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच मानी जाती हैं, क्योंकि यह बांग्लादेश बाद में पाकिस्तान से बना था। दूसरी मैकमोहन सीमा रेखा जो भारत और चीन के बीच में मानी जाती है, 1914 में निर्मित हुई थी। और डुरंड रेखा, डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में मानी जाती है, जो 1896 में बनाई गई थी। अब हम बात कर रहे हैं भारत के जनसांख्यिकी आंकड़ों की। भारत की 15वीं जनगणना 15th सेंसस 2011 में कंप्लीट हुआ है। 16वीं जनगणना कोविड के कारण पोस्टपोन की गई थी और उसे 2022 में स्टार्ट किया जाना था। पुनः इसे पोस्टपोन करते हुए अब ये 2023-24 में शुरू होने की संभावना है। जब तक कि हमारे पास ऑफिशियल नए डाटा नहीं आते, अभी भी हम आधिकारिक रूप में 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़ों का ही उपयोग करेंगे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी लगभग 121 करोड़ है, जिसे 2021 तक माना जा रहा है कि 135 करोड़ हो चुकी है। 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम विश्व की 17.5% जनसंख्या रखते हैं। इसमें पुरुषों की आबादी 62,31,21,843 है, जबकि महिलाओं की आबादी 58,74,47,730 है। ग्रामीण जनसंख्या पूरी जनसंख्या का 68.8%, लगभग 83.34 करोड़। शहरी जनसंख्या पूरी जनसंख्या का लगभग 31.2%, 37.71 करोड़ है 2011 के अनुसार। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 वर्ष में हमारे देश की जनसंख्या 2001 से 2011 में 17.7% बढ़ चुकी है। मतलब प्रति वर्ष 1.77% जनसंख्या बढ़ रही है। भारत का जो लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है और जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में कुल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल साक्षरता 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। भारत में एससी की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.6% है, 20,13,78,086, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है, 10,42,81,034। भारत में कुल जिले लगभग 752 2011 के अनुसार। तहसीलों की संख्या 5,410, टाउन्स कस्बों की संख्या 7,936,
और गांवों की संख्या 6,40,867 है 2011 के सेंसस के अनुसार। अब हम अंतिम रूप में देख रहे हैं भारत के बंदरगाह पोर्ट। जी हां, भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट हैं, जबकि 217 माइनर पोर्ट हैं, गैर प्रमुख या हम कहेंगे नॉन मेजर माइनर छोटे बंदरगाह। 13 प्रमुख बंदरगाह में 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर और एक बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यदि हम बातचीत करें भारत के पश्चिमी तट पर मिलने वाले प्रमुख 6 बंदरगाह की, तो कांडला गुजरात में, महाराष्ट्र में मुंबई वाला, फिर एक और कृत्रिम महाराष्ट्र में मुंबई के पास ही जवाहरलाल नेहरू, फिर गोवा में मार्मुगाओ, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर और केरल का कोच्चि। पूर्वी तट पर जो 6 बड़े बंदरगाह हैं, सबसे पहले तमिलनाडु का तुतीकोरिन, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु का एन्नोर, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पारादीप और पश्चिम बंगाल का कोलकाता हल्दिया। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में है, द्वीपीय एक तरीके से मेजर बंदरगाह है, जिसको हाडो बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। इन बंदरगाहों में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। एन्नोर तमिलनाडु का बंदरगाह भारत का पहला निगम आधारित कॉरपोरेशन बेस्ड बंदरगाह है। कांडला गुजरात का भारत में पहला निर्यात प्रोसेसिंग जोन है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नौ सेवा भी कहते हैं, भारत का सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह माना जाता है। तो ये थी भारत से जुड़ी हुई बेसिक जानकारियां। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर सूचित करिएगा। अब हम अगली जो वीडियो लाएंगे, इसमें एक एक राज्य से जुड़ी हुई चर्चाएं करेंगे। उस राज्य की क्या क्या खासियत हैं, उस राज्य में कौन से पर्वत, पहाड़, नदियां हैं, उसके भौतिक और राजनीतिक परिदृश्य को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, इसलिए लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करते चलिएगा और MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिए जब भी अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं डिस्काउंट कोड के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, बेस्ट ऑफ लक। पहले यदि आप में से जो भी विद्यार्थी 2024 और 25 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ, हम आपको देते हैं भारत का सबसे बड़ा टॉप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विथ टॉप एजुकेटर्स के साथ। हम आपको कोर्स या किसी भी प्रकार की पेन ड्राइव नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको पूरा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं एक मिनिमम फीस में, जिसमें आप पूरे साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जितने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस सारी मिल जाती है। मतलब हमारी जितनी 4 साल में कक्षाएं हमने अनअकैडमी प्लस पर ली है, वो सारी कक्षाएं मिल जाती हैं और लाइव भी मिलती जाएगी। इस समय नया बैच स्टार्ट हो रहा है और अभी भी 50% तक के डिस्काउंट का ऑफर आप ले सकते हैं MK लाइव रिफर कोड के साथ। एक रिफर कोड अभी आपको मिलेगा MK लाइव। प्रतिज्ञा बैच, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ऑफलाइन का दूसरा बैच 28 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसे अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आप 2024 की पूरी प्लानिंग के तहत तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का ऑप्शन है। अनअकैडमी सेंटर पुणे में पहला बैच बनाया जा रहा है 2024 के बच्चों के लिए, और यह पहला बैच है जो 4 सितंबर से पुणे में स्टार्ट होगा।